हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में भी हम आज देखने वाले हैं कुकिंग के बारे में, मतलब भोजन पकाने की विधियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हम भोजन को पका कर ही खाते हैं। और जो ये भोजन पकाना है ना, ये आज से नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है। हम अपने भोजन को पकाते क्यों हैं? तो अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए पकाते हैं। हमारे भोजन सुपाच्य हो जाएँ इसलिए पकाते हैं, उनका स्वाद बढ़ जाए इसलिए पकाते हैं। तो हम जो विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के तरीकों से पका कर के खाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपको क्या जानना है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो भोजन है ना, कला एवं विज्ञान का समाहित रूप है। मतलब ये जो कुकिंग मेथड है, ये क्या है आपका? ये कला एवं विज्ञान का समाहित रूप है। कैसे? कैसे आप जो भोजन को पकाते हैं ना, ये जो विभिन्न तरह के जो भोजन को पकाने की विधियाँ हैं, वो आपका क्या है? वो आपका एक प्रकार का कला होता है। अपनी आप विभिन्न कलाओं से भोजन को पकाते हैं, ये आपका कला हो जाता है। अब विज्ञान इसको हम कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? तो विज्ञान हम इसको इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो हम इसमें जो पकाते हैं तो हमें इसमें इस तरह से विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो हमारा भोजन है उसकी पौष्टिकता नष्ट ना हो। जो इसमें पोषक तत्व पाए जा रहे हैं वो खराब ना हो। तो मतलब हम भोजन को इस तरह से पकाते हैं ताकि वो देखने में भी अच्छे लगें, आकर्षक लगें, खाने में भी अच्छे लगें और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो स्वास्थ्यवर्धक हों। ठीक? अब ये भोजन पकाने का महत्व क्या है? भोजन पकाने का कुछ महत्व तो होगा ना, इसलिए हम भोजन को पकाते हैं कि बस यूँ ही हम भोजन को पका कर खाते हैं। नहीं, भोजन को पकाने का भी महत्व होता है, तो उसके महत्व को भी हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम भोजन पकाते हैं ना, उससे भोजन को सुपाच्य बनाया जाता है। तो भोजन को पकाते क्यों हैं? भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए। जब आप भोजन को पकाते हैं तो वो मुलायम हो जाता है और चबाने निगलने में आसानी होती है। अगर आप कोई कच्ची चीज़ खा रहे हैं तो आप उतनी आसानी से उसको निगल नहीं सकते हैं। सारी चीज़ें हम कच्ची खा भी नहीं सकते हैं। तो हम पकाकर क्या करते हैं? पकाकर अपने भोजन को हम सुपाच्य बनाते हैं। भोजन को पचाने वाले रस इस मुलायम भोजन में आसानी से मिल जाते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रस होते हैं, एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन का पाचन करते हैं। तो जब ये हमारा भोजन मुलायम होगा तो ये आसानी से पच जाएगा। पाचन क्रिया जो होगी वो भी सुगमता से हो जाएगी। तो भोजन पकाने का तो एक महत्व हमने यही देख लिया, क्या? कि अपने भोजन को सुपाच्य बनाना। अगला क्या है? तो अगला है आपका भोजन में विभिन्नता लाना। भोजन में आप एक ही तरह का भोजन है, कोई एक ही भोजन है, आप उसे अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करके उसमें विविधता ला सकते हैं। जैसे जैसे हम मान लेते हैं आलू ही है, तो आलू को आप क्या करेंगे? कभी आप कच्ची आलू तो खाते नहीं हैं, कभी आप उसको आग में भून लेते हैं, कभी आप उबाल कर खा लेते हैं, कभी उसका चिप्स बनाकर खा लेते हैं, कभी आप उसका कुछ पकौड़ा वगैरह बनाकर खा लेते हैं। तो मतलब इससे क्या होता है? तो ये आपका भोजन में विभिन्नता लाता है। पकाने की विधियाँ ही क्या होती हैं? तो पकाने की विधियाँ आपके भोजन में विभिन्नता लाती हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट है कि जीवाणुओं को नष्ट करना। जीवाणुओं को नष्ट करना, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें जब हम उन्हें कच्चा खाते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन जब उनको हम पका लेते हैं तो उनके जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं
और इससे क्या हो जाता है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसे खाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे आपको पता है मशरूम, मशरूम क्या होता है? मशरूम हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन जब आप मशरूम को पका लेते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी उसमें जीवाणु होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप जो है इसीलिए भोजन को पकाते हैं ताकि उसके जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाए, जो भी उसमें नुकसानदेह जीवाणु हैं वो सारे नष्ट हो जाएँ। अगला है बाह्य आकार, रंग, गंध, बनावट में परिवर्तन लाना। अब क्या होता है, भोजन को पकाने से उसके रूप में, उसके टेक्सचर मतलब जो हम उसको छूते हैं, छूने में टेक्सचर का मतलब आप समझ में रहे रहे होंगे, जैसे कोई चीज़ आप छू कर बताते हैं कि ये चिकनी है, खुरदुरी है, कैसी है, सख्त है, मुलायम है, तो ये टेक्सचर कहलाता है आपका। उसका रंग, उसका स्वाद, इन सब में परिवर्तन ले आते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा गाजर हो गया, चुकंदर, पालक, मटर, ये जो अनेक प्रकार की सब्जियाँ होती हैं, पकाने के बाद इनके रंग में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। पकाने के बाद ये और भी अच्छे और आकर्षक दिखने लगते हैं। जैसे तंदूरी रोटी या पराठा हो गया, ब्रेड हो गया, इन सबको जब आप सेंक कर खाते हैं तो ये इनका रंग भी बदल जाता है और इनका खाने पर इनका स्वाद भी बदल जाता है, इनकी महक में भी परिवर्तन आ जाता है, इनके आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये हम भोजन को इसीलिए पकाते हैं ताकि उनके स्वाद में, उनके रंग में, उनके आकार में, उनके गंध में परिवर्तन आ जाए। ठीक? अगला जो आपका पॉइंट है वो है प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ाने में। तो प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ाने में कैसे? ट्रिप्सिन अवरोधक मतलब जो ट्रिप्सिन इन्हिबिटर होता है इसको निष्क्रिय करने में। आपको पता है ये जो ट्रिप्सिन इन्हिबिटर होता है ना, इसको जब आप पका देते हैं कच्ची अवस्था में अगर इसको आप खाएँगे तो ये नुकसानदेह है। ये आपके जो अन्य पोषक तत्व हों उनके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन जब आप इनको पका देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपका प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ाते हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं तो ये आपके जैविक मूल्य को भी बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। अगला है आपका स्वाद को बढ़ाने में, ये आपने पहले ही देख लिया स्वाद को बढ़ाने में। जब आप भोजन को अनेक प्रकार से पकाते हैं ना, तो उनके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे जब आप कच्चा खाएँगे, क्या आप कच्चे आटे को खाते हैं? जब हम रोटी या पराठा बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उसके स्वाद में ही तो परिवर्तन लाते हैं। अगर आप मान लेते हैं आटा है, आप उसकी रोटी खा रहे हैं, उतनी अच्छी नहीं लगती, आप पराठा बनाकर खाते हैं, अच्छा लगता है, तो क्या होता है, पकाने से आप उसके स्वाद में भी परिवर्तन लाते हैं, उसके स्वाद हो गया, उसका महक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आकर्षक करती हैं। ये आपका ये पॉइंट हो गया। अगला है भोजन का संरक्षण। भोजन का संरक्षण, पकाने से भोजन तो सुरक्षित रहता है। जैसे कच्चे भोजन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक होते हैं। जबकि कुछ हानिकारक होते हैं और कुछ हानिकारक नहीं होते हैं। ये आपको पहले ही पता है कि जो जीवाणु होते हैं, सारे सूक्ष्म जीवाणु नुकसानदेह नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु जैसे जो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, वो हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक? जबकि जो जीवाणु जैसे तपेदिक जैसे रोगों को जन्म देते हैं, वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। दूध में वे बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण तपेदिक होता है। ये जो जीवाणु होते हैं, ये जब दूध को हम उबाल देते हैं ना, तो दूध को उबालने से ये सारे जो जीवाणु होते हैं, जो हमें नुकसानदेह होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये हमारे तब जाके जो हम कच्चा दूध क्यों नहीं पीते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो कच्चा दूध होता है, हम उसको कच्चा दूध क्यों नहीं पीते हैं? अगर पीते भी हैं कच्चा दूध तो आपको पता होगा जैसे ही दूध निकाला जाता है तुरंत उसको हम पी लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर रख दिया गया तो हम कच्चे दूध को नहीं पीते हैं।
तो जब आप दूध को उबाल देते हैं, पका लेते हैं तो आपका दूध क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है और हम उसे कई दिनों तक संरक्षित भी रखते हैं। वैसे भोजन भी है, भोजन को पकाकर हम उसको लंबी अवधि के लिए संरक्षित कर सकते हैं। लंबी अवधि का मतलब ये नहीं कि 5-6 महीने के लिए, फिर भी जैसे आपको कहीं बाहर जाना है और आप भोजन को पकाना चाहते हैं, सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम पानी नहीं डालते हैं बल्कि तेल की मात्रा थोड़ी बढ़ा देते हैं और उसको पका लेते हैं। तो पकाने से हमारा भोजन क्या होता है? पकाने से भी हमारा भोजन क्या होता है? वो सुरक्षित रहता है। अगला है भोजन को आकर्षक बनाने में। भोजन को आकर्षक बनाने में कैसे? तो जब आप भोजन को पका देते हैं तो वो देखने में भी आकर्षक होता है, उसकी महक बहुत अच्छी होती है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप क्या करते हैं, क्या होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आपने देखा कि भोजन पकाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे ये तो सबसे पहले हम भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए पकाते हैं। दूसरा उसके रंग में, रूप में, टेक्सचर में, गंध में, रंग में, इन सभी में परिवर्तन लाने के लिए हम भोजन को पकाते हैं। भोजन में विविधता लाने के लिए भी पकाते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी पकाते हैं, प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ाने के लिए भी हम भोजन को पकाकर प्रयोग में लाते हैं। भोजन का संरक्षण करने के लिए भी हम भोजन को पकाते हैं। भोजन को पकाने से हमारा क्या होता है, भोज्य पदार्थ वो संरक्षित रहता है और भोजन को आकर्षक भी बनाता है। तो ये जो हम भोजन को पकाते हैं ना, इनके एक फ़ायदे नहीं हैं, अनेकों फ़ायदे हैं, जिसमें से आपने कुछ देख लिया। तो यहाँ से भी कभी-कभार छोटे-मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब अगला है भोजन पकाने की विधियाँ। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भोजन पकाने की 4 विधियाँ हैं, लेकिन आपसे कभी ये नहीं पूछा जाता है कि भोजन पकाने की कितनी विधियाँ हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन-सी भोजन पकाने की विधियाँ हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वो प्रचुर मात्रा में उनमें नमी होती है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई और पालक हो गया, मेथी हो गया, इन सब में बहुत पानी होता है, तो इनको पकाने की विधि अलग होती है। जैसे आलू हो गया, उसको पकाने की विधि अलग होती है। तो विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती हैं, अनेक प्रकार के जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं। अब हमारे भोज्य पदार्थ भी तो 1-2 नहीं है ना, हम अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो उन सब को पकाने की अलग-अलग विधियाँ होती हैं। तो इसमें कौन-कौन सी विधियाँ आ जाती हैं आपकी? सबसे पहले आ जाता है आपका जल द्वारा पकाना। मतलब हम जल द्वारा कैसे पकाते हैं, वो आता है। दूसरा आपका आता है चिकनाई द्वारा। चिकनाई द्वारा मतलब जो हम तल के पकाते हैं, जिसमें तेल का प्रयोग करते हैं, वो विधियाँ कौन-कौन सी हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। फिर वाष्प द्वारा जो हमारा भोजन है, उसको वाष्प द्वारा भी पकाते हैं और वायु द्वारा भी हम भोजन को पकाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जल द्वारा। जल द्वारा जल द्वारा आपकी 3 विधियाँ आती हैं। पहला एक तो आता है आपका उबालना, दूसरा आता है आपका खदकाना और जो तीसरा आता है आपका वो आता है धीमी आँच पर पकाना। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये टेम्परेचर ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, आपको यही टेम्परेचर ही ध्यान रखना है। लेकिन हम समझ लेते हैं कि उबालना क्या होता है। उबालने की विधि में क्या करते हैं हम, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जिसमें जो भोजन होता है उसमें पर्याप्त पानी डालकर पकाया जाता है। जैसे उबलते हुए आलू, अंडे, चावल, सब्जियाँ, इन सब में हम पानी का प्रयोग अधिक करते हैं। तो उबाल कर हम क्या करते हैं, उबाल कर भी पकाते हैं। जब हम भोजन को उबालते हैं, तो इसमें टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो टेम्परेचर हमें ध्यान रखना है कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में बोलें तो 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपने देखा है
जब आप पाश्चुरीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने देखा था, जो हमारी पकाने की जैसे पाश्चुरीकरण की विधि जो हमने देखी थी, वो हमने 2 देखी थी। दोनों थी तो 100 के नीचे की ही, लेकिन एक में हमने टाइम ज़्यादा लिया था और एक में टाइम कम लिया था। तो ये जो आपकी उबालने की विधि होती है ना, उबालने में क्या करते हैं, तो आप चीज़ों को उबालते हैं, इसमें पानी आपका अधिक होता है, पानी मतलब बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपका चावल वग़ैरह पकाने की जो विधि आती है, चावल हो गया, अनाज में आप कोई भी ले सकते हैं, अनाज में दाल हो गया, चावल हो गया, कुछ भी। ये सारी चीज़ें हम कैसे पकाते हैं, तो हम इनको उबाल कर पकाते हैं। उबाल कर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जब इसके जो हम उबाल के पकाते हैं ना, तो उबले भोजन पकाने की एक बहुत ही अच्छी विधि होती है। इसमें भोजन जो है आपका वो जलता नहीं है, और जो इसमें काफ़ी मात्रा में जो ये क्या होता है, इसमें जो है आप जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा नष्ट नहीं होते हैं। मतलब आप इनमें क्या करेंगे, आप इसको लेकिन जब इसका पानी फेंक देंगे ना, तो ये आपका जो पोषक तत्व होता है, वो सारा नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसमें ख़ैर पानी की मात्रा तो काफ़ी है, तो इसमें हम फेंक ही देते हैं। तो जब हम फेंक देते हैं, तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये विधि आपकी सबसे अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। लेकिन जब आप इसको उबाल कर पकाते हैं कोई चीज़, तो वो काफ़ी सुरक्षित रहती है, ठीक? लेकिन जो उबला हुआ भोजन होता है ना, वो सुपाच्य काफ़ी होता है, और हमारा उद्देश्य क्या है भोजन पकाने का? तो अपने भोजन को सुपाच्य बनाना है, ठीक? तो इसमें लेकिन जब आप उबालते हैं कोई चीज़ और इसका पानी फेंक देते हैं, तब ये जो है आपके पोषक तत्व इसमें नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पानी को फेंक नहीं रहे हैं और आपने काफ़ी पानी लेकर पकाया है, तो इसमें आपके पोषक तत्व तो रहते ही हैं, जो रहते हैं। बाकी जो उड़ जाते हैं, वो उड़ ही जाते हैं। तो सब्जियों को उबाल कर उनका जो पानी होता है ना, उसको फेंकना नहीं चाहिए। पानी फेंकने से जो इसके विटामिन होते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, ये उबला हुआ भोजन जो होता है, ये बहुत कम लोगों को पसंद होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है, ये उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। तो पहले तो हमने देख लिया उबलने वाली, बॉइलिंग जो है हमारा, वो देख लिया हमने। अब खदकाना, खदकाना का मतलब क्या है? तो खदकाना का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसमें पानी कम रखेंगे, पानी रखेंगे तो, लेकिन पानी आपका बहुत कम होगा। खदकाने का आप मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब आप हलवा बनाते हैं, तो जब हलवा बनाते हैं तो देखिए कैसे, जब आप पानी में सूजी को डाल देते हैं, तो सूजी पकने के बाद क्या होती है, खदकती है। तो वही आपका हो जाता है खदकाना, मतलब पानी कम रहता है और चीज़ें धीमी आँच पर पकती हैं। ये हो जाता है आपका खदकाना। इसमें टेम्परेचर कितना रहता है? तो टेम्परेचर जो होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में देखें, तो इसमें 95 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट जो है हमारा, वो है आपका धीमी आग पर पकाना। धीमी आग पर पकाना, या हम इसी को बोल सकते हैं सिझाना। इस विधि में भोजन को कम पानी डालते हैं, जो भोजन होता है हमारा, वो कम पानी में डालते हैं, लेकिन उसे हम काफ़ी देर तक पकाते हैं। उबलने का जो उसका समय होता है, काफ़ी देर तक होता है। जैसे ही उसमें उबाल आना प्रारंभ होता है ना, हम आँच को धीमी कर देते हैं। मतलब एक बार तो स्टार्टिंग में हम आँच को तेज़ रखेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या करेंगे, जैसे ही उसमें एक उबाल आएगी, हम उसमें जो है उसकी आँच को हम धीमा कर देंगे, और धीमे-धीमे हमारा भोजन जो है वो पकता रहेगा। भोजन और तरल इसमें उसे पकाया जाता है, जो दोनों एक साथ परोसा जाता हो। मतलब कि जैसे पानी इसमें फेंका ना जाता हो, इस तरह से जो आपका धीमी आँच पर होता है, उसको पकाया जाता है। तो इसमें जो है आपका जैसे शुष्क हो गया और ठोस भोज्य पदार्थ हो गया। इसमें जैसे आपकी दालें हो गई, मांस हो गया, कुछ सब्जियाँ हो गई, इन सबको हम इस विधि से पकाते हैं। तो आपने देखा कौन-कौन सी विधि? एक तो देखा आपने, सबसे पहले आपने देखा उबालना, दूसरा खदकाना, तीसरा धीमी आँच पर पकाना।
अब इनका टेम्परेचर आपको देख ध्यान रखना है। जो धीमी आँच पर पकाने की विधि है उसमें टेम्परेचर जो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर हम अगर उसे डिग्री सेल्सियस में बोलें तो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। जो अभी तक के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसके इसी टेम्परेचर से ही पूछे गए हैं। तो इसका टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी ध्यान रखना है। ठीक? ये हमारी पहली विधि थी जो हम जल द्वारा देख रहे थे। जैसे हम जल द्वारा किस तरह से पकाते हैं। अब जो दूसरी विधि आती है आपकी वो आ जाती है चिकनाई द्वारा। चिकनाई द्वारा हम कैसे भोजन को पकाते हैं? तो सबसे पहले इसमें भी 3 विधियाँ आती हैं। 3 विधियाँ क्या-क्या? एक तो आपकी आती है उथली विधि, दूसरी आती है आपकी गहरी विधि और तीसरी आती है आपकी शुष्क विधि। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? उथली विधि में क्या होता है? तो उथली विधि में जिसे हम शैलो फ्राई या फिर हम इंग्लिश मेथड भी बोलते हैं, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपको फिगर से ही समझ में आ रहा होगा कि जो पैन है मतलब जो बर्तन है, बर्तन में थोड़ा सा उसमें तेल डालकर हम चीज़ों को पकाते हैं। मतलब क्या करते हैं इसमें तेल की मात्रा कम होती है और हम इसको जो है काफ़ी कम तेल में जो बर्तन होता है उसमें काफ़ी कम तेल होता है और उसी में हम अपने चीज़ों को भोज्य पदार्थों को पकाते हैं। तो ये हमारी कौन-सी होती है? ये होती है हमारी उथली विधि। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? इन चीज़ों के जो ये नाम दिए गए हैं ना, जैसे ये शैलो फ्राई हो गया, इंग्लिश मेथड हो गया, उथली विधि हो गई, इनको ध्यान रखना है कि ये आती किसमें हैं? किसमें? चिकनाई वाले में आती हैं। तो जो कम तेल डालकर आप बनाते हैं, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है उथली विधि। इसमें आप क्या बना सकते हैं? तो जैसे आप इसमें बना सकते हैं पराठा बना लिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत कम तेल है और चीज़ें बिल्कुल डूबी हुई नहीं है इसमें। तो ये आपका कौन-सा मेथड होता है? ये होती है उथली विधि। भोजन पकाने की तेल में, चिकनाई का मतलब समझ रहे होंगे ना? चिकनाई का मतलब जिसमें आप थोड़ी-सी वसा मतलब घी या फिर तेल का प्रयोग करके आप भोजन को पकाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी सबसे पहली विधि आई उथली, जिसके बारे में हमने देख लिया। अब हम डीप फ्राई के बारे में समझते हैं। डीप फ्राई क्या है? तो फिगर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि डीप फ्राई क्या होता है। डीप फ्राई वो होता है जब आपका जो भोज्य पदार्थ है ना, वो तेल में पूरी तरह से तेल हो गया, कोई भी वसा हो गई, घी हो गया या तेल हो गया, उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। जैसे आपने देखा क्या पकौड़ी, पकौड़ी है, समोसे हैं, कचौरी है, ये सारी चीज़ें जो आप डीप फ्राई कर रहे हैं, इसके नाम को ध्यान रखिएगा गहरी विधि, फ्रेंच विधि, डीप फ्राई, ठीक? तो इसमें तेल काफ़ी मात्रा में होता है और मतलब ये कह सकते हैं कि जो तेल होता है ना, तेल में ही चीज़ें डूब जाती हैं। या हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि अधिक तेल में चीज़ों को पकाना ही क्या होता है, आपका डीप फ्राई मेथड होता है, ठीक? अगला है आपका शुष्क फ्राई। मतलब शुष्क विधि ड्राई फ्राई। ड्राई फ्राई क्या होता है? जिसमें आप तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसका खुद का अपना फैट होता है। जैसे मूँगफली हो गया, तिल हो गया, इन सब में क्या आप तेल डालकर भूनते हैं? नहीं, मतलब अगर डालते भी हैं, तो बहुत थोड़ा-सा डालते हैं। स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा-सा डाल दिए और नहीं तो नहीं ही डालेंगे। फिर भी इनके अंदर अपना फैट होता है और जब हम इन्हें भूनते हैं तो ये छोड़ते हैं अपना फैट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने क्या देखा है कि बादाम है। चाहे बादाम हुआ, चाहे काजू हुआ, चाहे आपका मूँगफली हुआ, कोई भी चीज़ हुई, जिसे हम बिना तेल के, बिना किसी वाष्प के या पानी के, बिना भाप के अगर हम उसे जब पकाते हैं तो वो होता है शुष्क फ्राई। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर भून रहे हैं बादाम को, चाहे आप बादाम ले लिए, चाहे मूँगफली, चाहे तिल, कुछ भी। तो वो क्या होता है आपका ड्राई फ्राई होता है। अब ये तो हमने देख लिया कौन-सा चिकनाई वाला। अब अगला जो आता है हमारा वो आता है वायुदारा। वायुदारे में सबसे पहले आपका आ जाता है भूनना। एक तो आपका आता है भूनना, दूसरा आता है आपका बेकिंग का।
बेकिंग मतलब जैसे भट्टी में या तंदूर में पकाना। तो ये किस में आता है आपका? ये दोनों आपके आते हैं वायु में। अब वायु में भी जो आपका भूनना है ना वो 3 होता है, 3 तरह से भूना जाता है। और ये हम अपने जब भोजन बनाते हैं ना तो वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। कौन-सा? चाहे वो डीप फ्राई हो, चाहे शैलो फ्राई हो, चाहे ड्राई फ्राई हो, डायरेक्ट रोस्टिंग हो, इनडायरेक्ट रोस्टिंग हो, कोई भी रोस्टिंग हो, हम सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। हमको सारी चीज़ें पता है, बस हमें नाम में नहीं पता रहता है। तो जब आप भूनना मतलब जब रोस्ट करते हैं ना, वायु में 2 विधि आती है। आपने देखा कौन-सा? एक तो आपका आता है रोस्ट और दूसरा आता है बेकिंग। अब रोस्ट में आप 3 तरह से रोस्ट करते हैं। कैसे? एक तो आपका आ जाता है डायरेक्ट रोस्टिंग, दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट रोस्टिंग और तीसरा होता है आपका पैन रोस्टिंग। तो जो आपका डायरेक्ट रोस्टिंग आता है ना, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप चीज़ों को सीधे आग पर ले जाकर भूनते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपका आता है डायरेक्ट रोस्टिंग में। जैसे जैसे आप आलू को सीधे आग पर डाल के भूनते हैं। आप जो है बैंगन को भी चूल्हे में ही डाल के या आग पे सीधे रख के भून लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जिनके यहाँ चूल्हे पर रोटी बनती है, एक तो वो तवे पर रोटी बनाते हैं, मतलब तवे पर ही सेंक लेते हैं और दूसरा होता है कि वो रोटी को उठाकर सीधे आग में डाल देते हैं। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका डायरेक्ट रोस्टिंग होता है और दूसरा जो है आपका, वो इनडायरेक्ट रोस्टिंग है। तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, आप सीधे आग पर नहीं भूनते हैं। सीधे आग पर नहीं भूनते हैं, तब कैसे भूनते हैं? मतलब नीचे आग रख देंगे और उसके ऊपर आप चीज़ों को रखकर भूनते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, जो आप रोटी तवे पर बनाते हैं ना, वो आपका इनडायरेक्ट रोस्टिंग आता है। लेकिन जो आप चूल्हे में डालकर बनाते हैं, वो डायरेक्ट रोस्टिंग में आता है। तो डायरेक्ट रोस्टिंग और इनडायरेक्ट रोस्टिंग। इनडायरेक्ट रोस्टिंग मतलब आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से आप मतलब चीज़ों को भूनते तो हैं लेकिन उसको डायरेक्ट आग पर नहीं रखते हैं। अगला है आपका पैन रोस्टिंग। पैन रोस्टिंग मतलब आग नीचे जल रही है, आग के ऊपर आप कोई पैन रख रहे हैं और उस पैन में आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को भून रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है पैन रोस्टिंग हो जाता है, ठीक? अगला है आपका तंदूर या फिर भट्टी में पकाना जिसे हम बोलते हैं बेकिंग, ठीक? अब ये बेकिंग भी 3 तरह से की जाती है। एक आपका ईंट चूने की भट्टी होती है और दूसरा आपका होता है बिजली की भट्टी और तीसरा होता है ग्रिलिंग। तो ईंट और चूने की भट्टी भी आपको समझ में आ रही होगी, जैसे तंदूर वगैरह कैसे बनाते हैं तो वो भट्टी बनाते हैं, उसी भट्टी में तंदूर को बनाते हैं। और बिजली की भट्टी में आपने देखा होगा जैसे ब्रेड वगैरह कैसे बनते हैं, अगर जैसे हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन ये आपका बिजली भट्टी होता है, ये बेकरीज़ में इनका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा बेकिंग, बेकिंग मतलब आप चीज़ों को सेंक रहे हैं बिजली के द्वारा, ठीक? अगला आता है ग्रिलिंग। अब ये ग्रिलिंग क्या होता है? ग्रिलिंग में किस तरह से आप चीज़ों को पकाते हैं, तो आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं, ये मैंने बुक से ही उठाया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसमें आप भोज्य पदार्थ को लगा देंगे और नीचे से क्या होगा, नीचे से आग जला देंगे। तो फिर वो क्या होगा, वो पकता रहेगा। कैसे? नीचे आग जल रही है, ऊपर हम उसको सेंकते रहते हैं। अब इसमें आप ज़्यादातर देखे होंगे जैसे वो मांस वगैरह हो गया, तो इन सबको जब हम भून कर खाते हैं, तो इनको इसी तरह से भून कर खाते हैं, ठीक? कैसे? ग्रिलिंग विधि से। अगला पॉइंट है आपका, ये तो हमने देखा वायु के द्वारा, अब हम देख लेते हैं वाष्प के द्वारा। वाष्प के द्वारा वाष्प के द्वारा भी भोजन को 2 तरह से पकाते हैं। एक तो आपका होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है? डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि जैसे ये आपने कोई पैन रख दिया नीचे, ये पैन हो गया, इसमें आपने पानी डाल दिया है, उबल रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ आप रख देते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ रख दे रहे हैं और इसी में आपका जो भोज्य पदार्थ है, जिसे जो लोग फरा जानते होंगे,
फरा कैसे बनाया जाता है? अब पता नहीं आप में से कितने लोग फरा का नाम जानते हैं कि नहीं? जो मतलब चावल का आटा होता है, चावल के आटे में हम दाल को पीस कर और जो है उसको भर के उसके बाद उसको भाप के द्वारा पकाते हैं। तो हम लोग के यहाँ तो उसको फरा बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। लेकिन इतना मैं बता रही हूँ कि चावल के आटे की छोटी-छोटी टिक्की बना लेते हैं और उस टिक्की में हम दाल होती है, दाल को पीस कर उसके बाद उसमें भरते हैं, नमक, मिर्ची वगैरह डाल के जो भी डालना होता है, तो वो सब डाल के हम उसको भर देते हैं, तो हमारे यहाँ उसको फरा बोला जाता है। तो ये जो फरा बनाने का मेथड होता है ना, वो आपका होता है डायरेक्ट। मतलब इसमें क्या करते हैं, नीचे एक भदेली बोल सकते हैं, हमारे यहाँ भदेली बोला जाता है, ऐसे गोल सा होता है और उसके ऊपर कोई ऐसा बर्तन रख देते हैं जिसमें से भाप निकले। मतलब कि उसमें भाप निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। तो जब वो भाप निकलती है तो उसी से हमारा खाद्य पदार्थ पकता है। वो आपका होता है डायरेक्ट मेथड। और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, उसमें क्या करते हैं बहुत ही आसान इसका डायरेक्ट का है, जो आपने देखा हो मोमोज़ बनाते हैं। जैसे जो मोमोज़ बनाने की विधि है ना, वो आपकी डायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, तो जैसे बर्तन रहता है, बर्तन के अंदर में एक बर्तन रहता है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो हॉस्टल में रहते होंगे, कहीं रूम लेकर रहते हैं, तो वो दाल और चावल कैसे बनाते हैं? तो वो दाल बनाते हैं, दाल कुकर में छोड़ेंगे और कुकर के अंदर एक छोटा-सा बर्तन रख देंगे, उसमें क्या करेंगे चावल छोड़ेंगे। तो जो ये चावल पक रहा है ना, जैसे आपके पास ये कुकर हो गया ना, अब इसमें आप क्या करेंगे कोई बर्तन रख देंगे और इसमें आप चावल रख देंगे। तो दाल तो हो रही है आपकी, यहाँ दाल है और यहाँ पर क्या है चावल पक रहा है। तो ये जो विधि होती है ना आपकी, ये इनडायरेक्ट मेथड से आप बनाते हैं। जो लोग रूम लेकर रहते हैं, अकेले रहते हैं, अगर उनको दाल-चावल बनाना है ना तो वो ज़्यादातर इसी विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस विधि का प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का। ठीक? तो ये तो हमने समझ लिया ये जो हमारे 4 प्रकार के थे, कौन-कौन से? एक तो हमारा था कैसे पहला था हमारा जल द्वारा, दूसरा था चिकनाई द्वारा, तीसरा था वाष्प द्वारा और चौथा था हमारा किससे? चौथा हमारा था जो वो था वायु द्वारा। इन चारों के बारे में हमने समझ लिया। अब हमें और क्या समझना है? कुछ हमारे अदर मेथड भी होते हैं। वो क्या होते हैं? तो वो होता है आपका ब्रशिंग विधि जो होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप 2 मेथड का प्रयोग करते हैं। क्या? एक तो आप चीज़ों को पहले हल्का-सा रोस्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे? हल्का-सा भून लेंगे। उसके बाद उसमें आप पानी डालकर थोड़ा-सा खदकाने वाली विधि का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी हर कोई जानता है, तो हम कटहल की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम कटहल को क्या करते हैं, हल्का-सा भूनते हैं, थोड़ा-सा तेल डालेंगे, उसको हम भून लेंगे। भूनने के बाद जब वो हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर हम मसाला वगैरह डालकर, पानी डालकर, कटहल को थोड़ा पानी डालकर पकाते हैं। तो इसमें आपने किस विधि का प्रयोग किया? 2 विधि का। जैसे पहला आपने उसमें रोस्टिंग किया, उसके बाद आपने खदकाने वाली विधि का प्रयोग किया। अगला है आपका सोलर कुकिंग। सोलर कुकिंग क्या है? तो जो सोलर पैन में पकाकर भोजन बनाया जाता है, वो आपका सोलर कुकिंग होता है। यहाँ मैं पिक्चर नहीं लगा पाई, तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो आप अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएँगी चीज़ें। तो सोलर कुकिंग में क्या करते हैं? सोलर कुकिंग में आप जो है सोलर पैन का यूज़ करके सोलर की सहायता से आप भोजन को बनाते हैं। अगला है आपका पोचिंग विधि। पोचिंग में क्या होता है? तो पोचिंग में आप उबलते हुए पानी में खाद्य पदार्थ को डालते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमने उबलने वाली विधि पढ़ी थी। तो उबलने वाली विधि नहीं है। मतलब ये आप जो पोचिंग है ना, आप इसको स्पेशली समझेंगे अंडे पर की जाती है। तो अंडा क्या करते हैं, पानी उबलते हुए पानी में हम अंडे को डालते हैं, वो आपका होता है पोचिंग विधि। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पोचिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो अंडे के लिए किया जाता है, ठीक? ये हमने इतने सारे मेथड पढ़ लिए कुकिंग के।
अब कुछ और भी देख लेते हैं जो हमारे बुक में है। बहरहाल हमने इससे पहले जो देखा ये भी बुक का ही है। तो अभी ये हम देख लें पकाने की विधियाँ। तो आपको 3 विधियाँ यहाँ ध्यान रखना है। क्वेश्चन घुमा-फिरा कर किसी तरह से पूछा जाता है तो हमसे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हर तरह से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें 3 विधियाँ होती हैं। कौन-कौन सी? एक तो होती है नम विधि, एक होती है शुष्क विधि और एक होती है तेल विधि। अब नम विधि में मतलब कि जिसमें आप पानी का प्रयोग करके भोज्य पदार्थ को पका रहे हैं, वो आपका हो जाता है नम विधि द्वारा पकाना। जैसे उबालना, उबालने में भी आप पानी का प्रयोग करते ही हैं। धीमी आंच पर पकाना, आपने देखा जब आप चीज़ों को धीमी आंच पर पका रहे थे, तो वहाँ भी आप पानी का प्रयोग कर रहे थे। सिंपल सा आपको पहले ये समझना है, ये सिर्फ़ अगर आप 3 चीज़ों को समझ रहे हैं ना, ये नम विधि और जो है आपका शुष्क विधि और तीसरा है तेल के द्वारा, तेल या फिर घी द्वारा तलना। तो जहाँ पर आप पानी डालकर चीज़ों को पका रहे हैं, भोज्य पदार्थ को पका रहे हैं, वो विधि आपके नम विधि में आती है। और जहाँ पर आप चीज़ों में पानी बिना डाले ही पका रहे हैं, वो आपकी शुष्क विधि में आती है। लेकिन जहाँ पर आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका तलने की विधि में आती है। तो यहाँ नम विधि में आपका क्या उबालना आ रहा है, धीमी आंच पर पकाना आ रहा है, भाप से पकाना और प्रेशर कुकर में पकाना। इन सारी चीज़ों में आप पानी का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से और आसान हो गया है आपके लिए कि जिस चीज़ों में आप पानी डालकर पका रहे हैं, जिसमें आप पानी का प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका नम विधि में आ रहा है। अगला है आपका शुष्क विधि द्वारा। शुष्क विधि द्वारा ना तो आप इसमें जो है तेल का प्रयोग करेंगे और ना ही आप इसमें पानी का प्रयोग करेंगे। आप इसे शुष्क विधि से इसको ड्राई मेथड बोलते हैं। तो ड्राई मेथड से ही आप भोज्य पदार्थों को पकाएँगे। जैसे बेक करना, भूनना या फिर ग्रिल में पकाना। आपने ग्रिल में देखा जैसे हम भोज्य पदार्थों को लटका कर नीचे से एक ग्रिल लगी है और नीचे से आग जा रही है, हम उस पर भोज्य पदार्थों को लटका कर भून रहे थे। हमने ऊपर फिगर भी देखा था। तो ये आपका ग्रिल मेथड था। भूनना आपने देखा हम कितने तरीके से भून रहे थे, तो हमने भूनने की 2 विधियाँ देखी थी। 2 विधियाँ मतलब कौन-कौन सी? 3 विधियाँ देखी थी। एक था डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैन रोस्टिंग। तो आप किसी भी तरह से देख रहे थे, पका रहे थे, तो हमने उसमें किसी भी तरह से पानी या तेल का प्रयोग नहीं किया था। अगला था आपका बेकिंग। बेकिंग में भी आपने देखा था हमने पानी का प्रयोग नहीं किया था। चाहे हम ईंट चूने की भट्ठी में पका रहे थे, चाहे हम बिजली की भट्ठी में पका रहे थे या फिर हम ग्रिल द्वारा पका रहे थे, हमने कहीं पर पानी का प्रयोग नहीं किया था और ना ही हमने तेल का प्रयोग किया था। तो ये क्या था आपका? जिसमें आप तेल ना ही डाल रहे हैं और ना ही पानी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो आपकी पकाने की विधि थी, ये शुष्क विधि थी। और तीसरी जो है आपकी वो है तेल वाली। तेल में आपने देखा पूरी तरह से तेल में तलना मतलब जिसे हमने बोला था डीप फ्राई और दूसरा है हल्के तेल में तलना जिसे हमने बोला था शैलो फ्राई। तो ये क्या थी? ये थी आपके भोजन पकाने की विधियाँ थी। हमने देखा 3 विधियाँ, नम विधियाँ, शुष्क विधियाँ और तेल वाली विधियाँ। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको ध्यान ये सारी विधियाँ भी रखनी हैं, ठीक? क्योंकि क्वेश्चन को आपका थोड़ा अ, म इस इतना सिंपल वे में नहीं पूछा जाएगा। अब तो हर किसी को पता है जिसमें पानी पड़ रहा है वो आपका नम विधि है, जिसमें तेल पड़ रहा है वो आपका तेल तलने की विधि है या फिर चिकनाई विधि है और जिसमें हम पानी, तेल इन सब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो आपका आ जाता है शुष्क विधि में, ठीक? अब हम देख लेते हैं भोजन पकाने के सिद्धांत। भोजन पकाने के कुछ सिद्धांत भी तो होंगे कि बस ऐसे ही भोजन पका लिया, जैसे मन कहा वैसे भोजन पका लिया। नहीं, इसके कुछ सिद्धांत भी होते हैं। तो भोजन पकाने के सिद्धांत में सबसे पहला आ गया पौष्टिक तत्वों का ज्ञान व उनकी सुरक्षा।
जब आप भोजन को पका रहे हैं ना, तो आपको उनके पौष्टिक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इन पौष्टिक तत्वों को बचाना कैसे है हमें। जैसे जैसे आपको पता है कि जो विटामिन सी और बी हैं, ये पानी में घुलनशील हैं। तो जब आप इनको उबाल रहे हैं पानी और उसके बाद उसको फेंक दे रहे हैं, तो ये विटामिन बी और सी तो आपके नष्ट हो जा रहे हैं। तो आपको ऐसी विधियों का प्रयोग करना है जिसमें आपके पौष्टिक तत्व विद्यमान रहें, वो बेकार ना हों। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान होना चाहिए? पौष्टिक तत्व का ज्ञान होना चाहिए और उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक? अगला पॉइंट है आपका कि समय के अनुसार भोजन तालिका बनाना। आपका जो भोजन तालिका आप बना रहे हैं, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हमें किस टाइम कौन-सा भोजन लेना है। जैसे रात को आपको किस तरह का भोजन लेना है, सुबह आपको कैसा भोजन लेना है, शाम को आपको कैसा भोजन लेना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जब आप भोज्य पदार्थ को पका रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका कि भोजन पकाने की सभी विधियों का उपयोग। मतलब भोजन पकाने की सभी विधियों का आपको उपयोग करना चाहिए। सिर्फ़ एक विधि से प्रयोग करने से जब आप एक ही विधि का प्रयोग करेंगे, जैसे आपने मान लेते हैं दाल बनाया, किसी दिन आपने सादी दाल बना दी, किसी दिन आपने उसको फ्राई करके बना दी, रोटी ही बना रहे हैं, किसी दिन सादी रोटी बना दीजिए, किसी दिन पराठा बना दीजिए, किसी दिन सादा पराठा बना लीजिए, किसी दिन छल्ला पराठा बना लीजिए, किसी दिन पूड़ी बना लीजिए। आप मेथी का अभी क्या है, मेथी का दिन चल रहा है, पालक का दिन चल रहा है, मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं। मटर है, तो आप क्या करेंगे जब आपको विविधता पता होगी, तो आप क्या करेंगे, कभी साग बना लेंगे, कभी सब्ज़ी बना लेंगे, कभी आप पूड़ी बना लेंगे, पालक, मेथी इन सब की चीज़ों की पूड़ी बना लेंगे, कभी इनका पराठा बना लेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपके भोजन में विविधता ला देंगे। ये पकाने का जो तरीका है, जैसे बैंगन ही हो गया, तो कभी आप उसकी कलौंजी बना सकते हैं, कभी आप उसकी सब्ज़ी बना लीजिए, कभी आप उसका चोखा बना लीजिए। तो ये सारी विधियाँ होती हैं, तो आपको अपने भोजन बनाने में हर विधि का उपयोग करना चाहिए। सिर्फ़ एक विधि का नहीं, कभी आप उबाल कर सब्ज़ी बना दीजिए, कभी कच्चा काट कर बना लीजिए। तो ये क्या होता है, तो ये सारी भोजन बनाने की विधियाँ होती हैं और इनको हमें अपने भोजन बनाने में रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ़ एक विधि से भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगला है भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना। भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना भी एक कला होता है। आपने पहले ही देखा कि ये क्या होता है, कला और विज्ञान का समाहार होता है। मतलब इसमें आपको पता है कि अगर आप भोजन को आकर्षक ढंग से परोस रहे हैं, आप सजावट के साथ मान लीजिए आपने बनाया दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी बनाया, यही 4 चीज़ बनाया, साथ में आपका सलाद है। तो अगर आपने दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, सलाद सब एक ही थाली में बिना उसको अलग-अलग किए एक ही थाली में सब कुछ उठा के रख दिया। दाल, चावल और सब्ज़ी सब आपकी मिक्स हो जा रही है, रोटी भी गल रही है और सलाद भी आपका वहीं एक किनारे पड़ा है उसी में। तो क्या ये देखने में अच्छा लगेगा? व्यक्ति को खाने का मन ही नहीं करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर सूखी सब्ज़ी है तो आप थाली में एक किनारे रख दीजिए, सलाद को अलग रख दीजिए, चावल को एक किनारे रख दीजिए, रोटी चावल पर रख सकते हैं और कटोरी में आप दाल रख दीजिए, कटोरी में ही सब्ज़ी रख दीजिए। तो ये देखने का जो आपका आकर्षक लगेगा भोजन देखने में और अच्छा लगेगा। व्यक्ति को अगर खाने की इच्छा नहीं है ना, तो भी वो खा लेगा। मतलब अगर आपने इतने अच्छे ढंग से परोसा है ना, तो व्यक्ति का अगर खाने का मन नहीं है, तो भी वो खा लेगा। मतलब अगर एक व्यक्ति रोज़ दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी खा के ऊब गया है, वही सब्ज़ी है, वही दाल है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो अपने बनाने की विधियों में विभिन्नता लाएँगे। दूसरा आप अपने परोसने की विधि में भी भिन्नता लाएँगे, उसको परोसने का ढंग अलग-सा होना चाहिए आपका। तो आपको भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना भी आना चाहिए। अगला है बचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग।
जैसे आप जब भोज्य पदार्थ को बना रहे हैं ना, तो जो बच जा रहा है, अब सारे भोज्य पदार्थ तो खा नहीं सकते हैं, तो जो बच जा रहा है उसका उपयोग भी करना आना चाहिए। जैसे ठंडी का सीज़न है, अगर मान लेते हैं चावल ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको सुबह फ्राई कर सकते हैं, फ्राई करके उसको खा सकते हैं। रोटी है, अगर रोटी बच गई है, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी हम जो है तेल लगाकर उसको गरम करके खा सकते हैं। मान लेते हैं आपने सुबह दाल बनाया और दाल दाल ज़्यादा हो गया, तो आप उसको शाम को फ्राई कर दीजिए। आपका भोज्य पदार्थ भी नहीं बेकार होगा और आपका जो है खाने में इस्तेमाल हो जाएगा। मौसम के अनुसार भोजन बनाना, मतलब मौसम के अनुसार क्या? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मौसम कैसा है। पता लगा बहुत तिलतिलाती गर्मी हो रही है और आप उसमें बैठ गए हैं कटहल की सब्ज़ी बनाने, पूड़ी बनाने, ये सारी चीज़ें बनाने, खूब तेल मसाला डालकर आप पकाकर खा रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये सीज़न कैसा है, गर्मी का मौसम है, हमें हल्के-फुल्के भोजन करने चाहिए। और भोजन को हमें पकाना कैसे है, जैसे गर्मी का मौसम है तो हमें मिर्च मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए, ठंडी का मौसम है तो भी हम खा लेंगे चलेगा। तो मौसम के अकॉर्डिंग हमें भोजन को पकाना चाहिए, ठीक? तो ये सारा क्या था, ये था हमारा कि भोजन को पकाने के सिद्धांत थे। क्या थे? भोजन को पकाने के सिद्धांत थे जो कि हमने देख लिए। अब आता है हमारा भोजन पकाने मतलब पाक क्रिया के दौरान पौष्टिक तत्व नष्ट होने के कारण, कि जब हम भोजन पकाते हैं तो ये पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला आपका आ जाता है सब्जी के छिलके निकाल देने से। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर सब्जियों के छिलके उतार देते हैं और जब आप सब्जियों के छिलके उतार देते हैं तो इनका जो पौष्टिक तत्व होता है ये नष्ट हो जाता है। पहली बात, आप सब्जियों के छिलके उतार दिए। दूसरा, आप सब्जियों को काटने के बाद धो रहे हैं। तो जब आप काटने के बाद धोते हैं ना, तो इनके जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल होते हैं, वो धोते समय ना जल के साथ ही बह जाते हैं और आपको पता है कि विटामिन बी और सी जल में तो घुलनशील होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब आप इनको अच्छे से खूब धुलते हैं ना, जैसे कपड़ा धुलते हैं, तो वैसे सब्जी की धुलाई करेंगे तो जैसे कपड़े की मैल निकल जाती है, वैसे आपके सब्जी के सारे पौष्टिक तत्व भी निकल जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सब्जियों के छिलके, जिन सब्जियों की ज़रूरत हो छिलके निकालने की, बस उन्हीं को निकालना चाहिए। सारी सब्जियों के छिलके नहीं उतारने चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट है आपका मीलों के अनाजों के छिलके उतारने व पॉलिश करने से। जैसे जो मील के भोजन होते हैं, उनमें जो आप पॉलिश लगवा देते हैं, चावल हो गया पॉलिश लगवा देते हैं, उनके छिलके उतार देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। और आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, सब्जियों को पकाने से पहले उनके बड़े-बड़े टुकड़े काटना चाहिए। टुकड़े आप जितना छोटा करेंगे, छोटे-छोटे टुकड़े जितना होंगे उतने ही आपके पौष्टिक तत्वों की हानि होती है। ये आप अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से, अपने जीवन में इसको प्रयोग करने के लिए आप इसे ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक? तो आप अगर सब्जियों के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे ना, जितना छोटा टुकड़ा करेंगे उतने पौष्टिक तत्व आपके नष्ट होते हैं। तो क्या करना चाहिए, तो आपको इनमें जो है पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो, इसलिए सब्जियों के टुकड़े बड़े ही रखने चाहिए, ठीक? अगला है आपका बार-बार गर्म करने से। अगर आप भोजन को बार-बार गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगर आप उसे ज़्यादा टाइम तक पका रहे हैं, तो भी आपके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जितना आपको ज़रूरत हो, उतना ही आपको भोजन को पकाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जब आप पकाएँगे ना, तो वो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। खुले बर्तन में पकाना, अगर आप खुले बर्तन में पका रहे हैं, तो आपके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें अपने भोज्य पदार्थों को ढककर ही पकाना चाहिए। अगला है अधिक पकाने से बेकिंग पाउडर एवं सोडे के उपयोग से। मतलब
कि भोजन पकाते समय अगर खाने वाले सोडे का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे आपके जो पौष्टिक तत्व होते हैं नष्ट हो जाते हैं। हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे इसके सारे जो पौष्टिक तत्व होते हैं नष्ट हो जाते हैं। जैसे छोले उबालते समय सोडा डालने से इसमें थायमीन नष्ट हो जाता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि अगर आप मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं, छोला बनाते समय आपने देखा होगा, अक्सर आप क्या करते हैं उसमें थोड़ा-सा मीठा सोडा डाल देते हैं, मतलब खाने वाला सोडा डाल देते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो जल्दी पक जाए, लेकिन उसको डालने से थायमीन नष्ट हो जाता है, ठीक? अगला है उचित पाक विधि का चुनाव ना करना। जैसे जैसे आपको उचित पाक विधि का चुनाव करना नहीं आ रहा है। जैसे साग हो गया, मान लेते हैं पालक है। पालक को आपने उबाला और उसका पानी फेंक दिया, तो क्या हो गया? उसके पौष्टिक तत्व जो हैं वो नष्ट हो गए, वो तो बेकार हो गए ना। क्यों? क्योंकि ये हुआ क्यों? क्यों हमारे पौष्टिक तत्व नष्ट हुए? क्योंकि हमें पाक विधियों का ज्ञान नहीं था। तो हमने क्या किया? हमने पानी उबाला, सब्जी को उबाला, पालक को उबाला और पानी फेंक दिया। ऐसे ही जब हमें पाक विधियों का ज्ञान नहीं होता है, तो हमारे जो पौष्टिक तत्व होते हैं, उनको हम नष्ट कर देते हैं। अब पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए भोजन पकाने की विधियों का प्रयोग करें, उसमें भोजन में तीव्रता आती है। ये जो दाल हो गए, इन सबको पकाने से जो इसमें अधिक प्रोटीन होते हैं नष्ट हो जाते हैं। जब इन्हें बहुत देर तक पकाते हैं, तो इनके जो प्रोटीन होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप सही विधि का चुनाव कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो सबसे पहले, अगर ये तो हमने देख लिया नष्ट हो जाते हैं, अगर आपने सही पाक विधि का चुनाव किया है, तो क्या होगा? सबसे पहले आपको संतुलित आहार मिलेगा, भोजन का जो रंग होगा, स्वाद होगा, गंध होगा, वो भी अच्छा लगेगा। भोजन में आपकी विविधता आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप कुपोषण से बचेंगे, आपके अंदर भोजन संबंधित जो अच्छी आदतें हैं, वो सारी विकसित हो जाएँगी। तो ये सारे लाभ होते हैं एक अच्छी पाक विधि का ज्ञान होने से। अगर अच्छी पाक विधि नहीं है, तो ये जो हमने देखा ना कि हमें लाभ हो रहा है, ये सारे हानि में परिवर्तित हो जाएँगे। ये हमने पहले ही देख लिया, ठीक? तो हमें कुकिंग के बारे में बस यही इतना देखना था। ये हमारे कुकिंग मेथड थे, जिन्हें हमें पढ़ना था। तो आप इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता रही हूँ कि जो आपको बॉइलिंग दिया गया था, बॉइलिंग मतलब कि जो आपने देखा था जल द्वारा जो हमने आपको टेम्परेचर बताया था, आप उसे ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप साथ में अदर जो आपको दिए गए हैं, उन सभी को आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। कल हम देखेंगे कुछ फूड टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने टेक्सटाइल में भी टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी पर चर्चा किया था, वैसे ही आपको फूड टर्मिनोलॉजी पर भी चर्चा करनी है। तो कल की क्लास जो होगी वो हमारी होगी फूड टर्मिनोलॉजी पर। तो आज के लिए बस यही इतना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग, जब मैंने चैनल नहीं बनाया था टेलीग्राम का, तो आप परेशान थे, मैम क्विज़ करवाइए, हमें जो है प्रैक्टिस करनी है। अब जब मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, वहाँ पर आपकी क्विज़ भी स्टार्ट है, तो आप जो है उसको जॉइन नहीं कर रहे हैं। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जॉइन कर सकते हैं। रात 9 बजे आपको क्विज़ मिलती है, जिसमें आपको सिर्फ़ 5 क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहाँ से आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नहीं जॉइन करेंगे, तो फिर मैं वहाँ पर क्विज़ करवाना बंद कर दूँगी। पिछले 2 दिन से आपकी क्विज़ वहाँ पर हो रही है, ठीक? तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।